नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर तदमन तिवारी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के डिस्कशन को हम लोगों ने लगातार जारी रखा है। और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 5 ईयर्स कोर्स में, LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में, जो थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर का पेपर कोड है LB 606। पेपर 6 आपका आखिरी पेपर है, चौथे वर्ष में जा रहे हैं आप सभी लोग। कॉमर्शियल लॉ का पेपर है जिसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक तो पार्टनरशिप के बारे में और एक सेल ऑफ गुड्स के बारे में। ऊपर की जो 2 यूनिट है वो पार्टनरशिप की तरह है, पार्टनरशिप एक्ट की से संबंधित है, और दूसरी बची हुई 2 यूनिट है वो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एक बाइफर्केशन कर लेते हैं। मीन्स आपका जो ये पेपर है ये है कॉमर्शियल लॉज का। अक्सर जब इस पेपर को हम लोग जो इसका कहें कि नाम लेते हैं तो यही कहते हैं कि पार्टनरशिप का पेपर है, लेकिन पेपर जो है कॉमर्शियल लॉज का है। कॉमर्शियल लॉज के अंतर्गत आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जो कि है 1932 का, और दूसरी चीज़ है, इसको हम लोग शॉर्ट में सोगा भी बोलते हैं, ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स जो है वो 1930 का है। लिमिटेड लाइबिलिटी को लेकर के भी आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 को लेकर के। तो जब फर्म वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो फर्म से और लिमिटेड लाइबिलिटी से थोड़ा सा उसमें कहीं कनेक्शन है, लेकिन सवाल आपको उससे पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं उसकी चर्चा विशेष नहीं कर रहा हूँ। तो 2 यूनिट आपको मिलती है, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है यहाँ से, और 2 यूनिट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक बार थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, रिकैप करते हैं। जिस समय आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला हिस्सा पढ़ते हैं पहले सेमेस्टर में और दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो आप देखते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले सेमेस्टर में आप 75-76 धाराएं पढ़ने के बाद दूसरे सेमेस्टर में सीधे आ जाते हैं 124 से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सिलेबस है आपका। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आती होगी, सवाल मन में आता होगा कि जो बीच की धाराएं वो कहाँ गई हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो वो बीच की धाराएं हैं वहाँ से चीज़ें निकाली गई हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट के पहले सबसे आखिरी में एक हिस्सा और हुआ करता था, तो वहाँ से ये पार्टनरशिप का और सेल ऑफ गुड्स का कहीं जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। सिलेबस की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप में जो पहली यूनिट है वो आपको पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, यही से आपको सवाल भी मिलता है। हिस्ट्री, नेचर, डेफिनेशन, काइंड्स, टेस्ट आपको इसमें पढ़ना होता है। हिस्ट्री, डेफिनेशन, काइंड्स, टेस्ट। हिस्ट्री, डेफिनेशन, काइंड्स, टेस्ट, इतनी चीजें हैं। तो हिस्ट्री को तो लेकर के मैं नहीं कहूँगा कभी सवाल आया है, लेकिन डेफिनेशन, काइंड्स और टेस्ट को लेकर के कि टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, पार्टनरशिप का जो टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो कैसे होगा। अब उसमें इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है कि एक बड़ा भाई है, उसने छोटे भाई से कुछ पैसे लिए और उससे कुछ उसने अपना व्यापार किया, और उसके बाद कर्ता के रूप में उसने वापस परिवार का लालन पालन पोषण किया। तो क्या ये एक पार्टनरशिप फर्म है, या एक पति जो है वो अपनी पत्नी से उसके कुछ गहने लेता है और गहने को जाकर के उधार रखता है साहूकार के यहाँ, वहाँ से पैसा लेता है, उस पैसे से वो वापस घर में खाने पीने का सामान और भी चीज़ें लाता है जिससे जो भी घर चलता है। तो क्या ये एक पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है। तो जो टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन है पार्टनरशिप फर्म का वो क्या होगा, कब कहेंगे कि हाँ ये चीज़ इसमें है, इस फर्म में ये चीज़ है, मीन्स ये पार्टनरशिप फर्म है। डूली रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत कि नहीं। क्या रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो पार्टनरशिप फर्म होगी, या नॉन रजिस्ट्रेशन पर भी चीज़ें हो सकती हैं। आगे हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो एक तो ये पहली लाइन है, यहाँ से आपको एक सवाल मिलता है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें है, इसको पार्टनरशिप को कैसे अलग करते हैं कंपनी से। कंपनी से कैसे अलग होता है, खैर अपने साथ कंपनी लॉ पढ़ा या नहीं पढ़ा है, लेकिन कंपनी से इसमें अंतर है। कंपनी से और हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली से, या कह लें ज्वाइंट हिंदू फैमिली से। आप सभी हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली के बारे में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में फैमिली लॉ 2 में पढ़ करके आए हैं, जहाँ पर आप कोपर्सनरी से अंतर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म में, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली में या कंपनी में क्या अंतर होता है। अब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे दूं कि पार्टनरशिप फर्म में चूंकि मीटिंग ऑफ माइंड होता है और लोगों के विल से, लोगों के सहमति से, सम्मति से होता है। मीन्स एक पार्टनर की डेथ हो गई और क्लॉजेस में लिखा नहीं हुआ है कि पार्टनरशिप सर्वाइव करेगी किसी के डेथ के बाद, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में लोग मरते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन कंपनी खत्म नहीं होती। तो आपको थोड़ा सा अंतर देख के जाना है कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या अंतर है। अब जाहिर सी बात है कि ये पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होंगे, और पार्टनरशिप फर्म के काम करने के लिए इनके पास कुछ राइट्स होने चाहिए,
और इनके पास कुछ ड्यूटीज भी इनके ऊपर होनी चाहिए। क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होते हैं, क्या स्पेशल राइट्स होते हैं, क्या स्पेशल ड्यूटीज होती हैं। तो इस प्रकार से एक सवाल आपको यहाँ से भी मिलता है। इनकी जो राइट ये है धाराएं 9 से 17, 9 से 17 में पढ़ना होता है आपको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो पार्टनर जो है वो फर्म के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट 2 में पढ़ रखा है, एजेंसी का मतलब, एजेंट का मतलब। तो पार्टनर्स का काम है एजेंट की तरह काम करना। उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को लेकर के, इमरजेंसी पावर्स को लेकर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन एंड नोटिस, लाइबिलिटी एंड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है। दूसरी जो यूनिट है, अब हम लोग यूनिट 2 की बात करें। अब एक पार्टनरशिप फर्म मान लीजिए एग्जिस्टिंग है, उसमें ये फर्म है, फर्म ए है, इसमें एक्स आ रहा है तो इसको बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर है। इसमें से वाई विदा हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे आउटगोइंग। वही फोन की तरह इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। तो यहाँ पर इनकमिंग पार्टनर्स के ऊपर, आउटगोइंग पार्टनर्स के पार्टनर के ऊपर इनका तो 31 से 38 आपको पढ़ना होता है, धारा 31 से 38 के बीच में पढ़ना होता है। उसके बाद इनके राइट्स क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है। अच्छा, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म पे 1 करोड़ रुपए का लोन है, तो और मैं आज से इस पार्टनरशिप फर्म में आ रहा हूँ, उसमें एंटर कर रहा हूँ, मैं इनकमिंग पार्टनर हूँ। तो क्या वो 1 करोड़ रुपए के लोन की जो कहें कि सबके ऊपर जो जिम्मेदारी होगी चुकाने की, वो क्या मेरे ऊपर भी हो जाएगी, या उसमें सबको बोनस मिलने वाला है, कुछ लाभांश मिलने वाला है, तो क्या मुझे भी मिल जाएगा बस जाते ही। तो क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं इनकमिंग के ऊपर, और आउटगोइंग के ऊपर क्या है। अगर आप आउटगोइंग पार्टनर हैं तो क्या आप पार्टनरशिप फर्म के नाम से ही बगल में अपनी फर्म खोल सकते हैं, क्या आप उसकी गुडविल का यूज कर सकते हैं, उसके नाम का यूज कर सकते हैं, ऐसे करके आपसे सवाल पूछा जाता है। अब सवाल है, चूंकि फर्म वगैरह बन चुकी है, फर्म का विघटन, डिजोल्यूशन। तो जो डिजोल्यूशन है, डिजोल्यूशन का पूछा जाता है आपसे कितनी तरीके से हो सकता है। कब ये पार्टनर्स के द्वारा होगा, कब ये कोर्ट के द्वारा हो जाएगा। तो डिजोल्यूशन कैसे होगा, डिजोल्यूशन की जरूरत कब पड़ेगी, डिजोल्यूशन का तरीका क्या क्या है। 39 से 55 तक आपको पढ़ना होता है, सेक्शन 39 से सेक्शन 55 तक इसका जो तरीका है, मोड है, और किस वजह से पार्टनर्स का आपस में हो सकता है, या कहें कि किस वजह से कोर्ट इसको डिसॉल्व कर देगी। उसके बाद सवाल आपके लिए जो बड़ा सवाल बनता है वो सवाल है रजिस्ट्रेशन का। बहुत लोगों के मन में ये होता होगा कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं। तो सामान्य नियम कहा जाए तो कोई ऐसा नियम नहीं है। सवाल आपसे पूछा जाता है, रजिस्ट्रेशन का सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल थोड़ा सा उल्टा पूछा जाता है कि अगर एक फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, मींस जो डिमेरिट्स हैं ऑफ अ नॉन रजिस्टर्ड फर्म वो क्या क्या है, कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से कहें कि प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस कहना ठीक नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसा समझिए कि कौन कौन से अधिकार हैं, किस तरीके से आपको रजिस्टर्ड होने पर वो चीज़ का लाभ मिलेगा, और अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हैं, अगर आप गैर पंजीकृत फर्म हैं, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि नॉन रजिस्ट्रेशन का लाभ, नुकसान क्या है, नॉन रजिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, उसका नुकसान क्या है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ें तो जैसे एक बार हम लोग देख लें, इसमें से सवाल इस प्रकार का है जो नॉन रजिस्ट्रेशन का, हाँ, नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या होगा, परिणाम क्या होगा। उसके बाद फिर वही दूसरी यूनिट में जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 वाला है, उसका इंट्रोडक्शन है, सामान्य सा परिचय है। फिर यहाँ से तीसरी यूनिट शुरू हो जाती है, सेल ऑफ गुड्स की। ये तो बात हो गई पार्टनरशिप एक्ट की। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट में जो ये सवाल हैं वो कई बार इलस्ट्रेशन से पूछे जाते हैं, तो प्रयास ये करिएगा कि जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय आप इलस्ट्रेशन जरूर देखें। जैसा हमने शुरू में बात कही कि वो गहने लेकर के और व्यापार करने वाली बातें, वो सब इलस्ट्रेशन ही है, और इलस्ट्रेशन वो कई सारे केस लॉज के फैक्ट है, तो फैक्ट से भी सवाल पूछा जाता है। कई बार जब पार्टनरशिप का जो टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन है वहां पर प्योर केस लॉ से सवाल आते हैं, तो केस लॉज को लेकर के और इलस्ट्रेशन को लेकर के आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है। तीसरी यूनिट में सेल ऑफ गुड्स है, चौथी यूनिट में उसी के आगे राइट्स और ड्यूटीज ऑफ सेलर बायर और उसकी रेमेडीज। तो सबसे पहले तो आपको गुड्स का मतलब समझना है, गुड्स से आप क्या समझते हैं। माल विक्रय अधिनियम इसका नाम है, तो माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत गुड्स का मतलब क्या है, प्राइस का मतलब क्या है, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या है। फिर आपसे एक अंतर पूछा जाता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर क्या होता है। कंडीशंस परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको कैविएट एम्पटर का सिद्धांत है, कैविएट एम्पटर जिसको क्रेता सावधान बोलते हैं, लेट द परचेजर बी अवेयर।
तो क्रेता सावधान का सिद्धांत आपसे खूब पूछा जाता है। सेक्शन 4 से 17 के बीच में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और 18 से लेकर के 31 के बीच में इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यहां से मिला करके आपको एक सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये गीला है भी यूनिट 3 में आपको कुछ जो जरूरी चीजें हैं, एक तो देखना है कि सेलर का मतलब क्या है, बायर का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है, और कैवेट एम्प्टर वाली बात वो आपके लिए जरूरी है, वहां से आपको सवाल बनता है। चौथी यूनिट जो है वहां पर आपको स्पष्ट सवाल राइट्स ऑफ अनपेड सेलर का आपको एक मिलता है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में राइट टू लियन को कभी कभी विशेष रूप से पूछा जाता है। जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन आपने उसमें पढ़ रखा है, कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट में पढ़ रखा है, तो लियन पे थोड़ा सा आपको वहां पे लाभ मिल जाएगा उसका जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सूट्स को लेकर के क्या प्रावधान है, क्या नियम कायदे हैं, उसको लेकर के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स से पार्टीज के राइट्स और वो रेमेडीज वाली बात हो गई, परफॉर्मेंस वाली बात हो गई, अनपेड सेलर की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग ये करके अच्छा एक आध मैगजीम भी है। ये मैगजीम जैसे आपसे खूब पूछी गई है कि नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। तो हम लोग अब एक एक करके सवाल को देखते हैं। तो एक सवाल आपको इस प्रकार का देख करके कायदे से आना है कि पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन को लेकर के। अच्छा, उसमें कभी कभी ये चीज जोड़ी जाती है कि क्या पार्टनरशिप फर्म का जो उद्देश्य है वो केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है या शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी है। कहीं पर क्या पार्टनरशिप एक्ट में ये चीज लिखी हुई है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी है। मीन्स अगर सबके बीच में प्रॉफिट शेयर हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो लॉस अगर हो रहा है तो लॉस का भी शेयर होना चाहिए, लॉस का भी सबका बंटवारा होना चाहिए। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो एक सवाल आपको कैवेट एम्प्टर का तैयार करके आना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर का मतलब क्या होता है। कैवेट एम्प्टर के सिद्धांत का अपवाद अगर कोई है, एक्सेप्शन है, तो उसको भी देख लीजिएगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर है और जो उसका एक्सेप्शन है, एक सवाल इस प्रकार से देख लीजिएगा। दूसरा, मैंने रजिस्ट्रेशन को लेकर के कहा, रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो इस प्रकार से है कि इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपलसरी इन इंडिया, क्या भारत में फर्मों का पंजीकरण अनिवार्य है। फर्म के अपंजीकरण के प्रभावों की बात पूछी गई है। मीन्स आपसे सीधा सीधा ये नहीं पूछा गया कि बताओ कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से होता है, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, फर्म के अपंजीकरण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। तो एक सवाल आपको रजिस्ट्रेशन से पढ़ करके आना है। उसके बाद नेमोडेट कॉर्ड नॉन हैबिट वाली बात है, इसको आप देख लीजिएगा क्या होता है। पहला जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी, पार्टनरशिप का जो मतलब क्या होता है, डिफाइन पार्टनरशिप एंड स्टेट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। मींस आपको पार्टनरशिप फर्म को डिफाइन करना है, सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, उसके जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या क्या है, एक पार्टनरशिप होने के लिए, फर्म होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। इज देयर प्रोवाइडेड एनी ट्रू टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस आर हैविंग अ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, क्या यहाँ पर कोई वास्तविक परीक्षण उपबंधित है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि व्यक्तियों का एक समूह आपस में भागीदारी का संबंध रखता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा, मैंने जैसे कहा कि अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या अंतर है, सारा का सारा जो मसला है वो है कि एग्रीमेंट आपस में होना चाहिए कि आज से हम लोग पार्टनर के रूप में एक्ट करेंगे। क्योंकि पति पत्नी का कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि हम लोग पार्टनरशिप के तौर पर काम करेंगे, भले वो लाइफ पार्टनर और सब पार्टनर वगैरह कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। लेकिन चूंकि वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंतर्गत जो चीजें कही गई हैं उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है पति पत्नी के बीच में या भाई भाई के बीच में कि लाओ अपना जेवर हमें दे दो, हम इससे कुछ व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और तुम्हारा तो पेट हम भरेंगे ही, तो ये पार्टनरशिप हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले तो पढ़ना है कि अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है। अनपेड सेलर के मतलब के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अनपेड सेलर के जो वेरियस राइट्स हैं अगेंस्ट बायर क्या क्या हैं, और बायर के पास क्या राइट्स हैं अगेंस्ट सेलर, वो भी थोड़ा सा देख सकते हैं अगर आप तो देख लीजिएगा। अनपेड सेलर की डेफिनेशन कायदे से पढ़ करके आइएगा खूब, उसमें से अनपेड सेलर का कभी कभी डेफिनेशन ही पूरा लिख करके पूछा जाता है बीच में से कुछ हटा करके। उसके बाद सवाल है कि जब जिस समय आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर पार्टनर्स के प्रकार भी कई सारे प्रकार हैं। स्लीपिंग पार्टनर होता है, वहीं पर आपसे एक सवाल ये भी जोड़ा जाता है कि अगर कोई अवयस्क है तो क्या वो फर्म का मालिक, फर्म का पार्टनर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है और उसके पास अच्छी खासी संपत्ति है, उसके नाम से बड़ी संपत्ति है, तो क्या वो किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ जुड़ करके अपने पैसे को उसमें लगा करके और एक्टिव पार्टनर के रूप में काम कर सकता है जबकि वो अवयस्क है, जबकि वो माइनर है, इस प्रकार से। और पार्टनरशिप के जब काइंड्स हम पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफाइड टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। वहीं पर आपसे पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है, व्यपदेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट से आप क्या समझते हैं।
पार्टनर्स की जो राइट्स हैं, पार्टनर्स की जो ड्यूटीज हैं, उसको भी आपको समझना है कि वो क्या क्या है। उसके बाद हम लोग जो ये सिलेबस में बात कर रहे थे, जो है कंडीशंस वाली लाइन, कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस करके लाइन है सेकंड थर्ड यूनिट में, सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत। वहाँ आपसे पूछा जाता है कंडीशन का क्या मतलब है, कंडीशन से आप क्या समझते हैं, शर्त को परिभाषित कीजिए, और एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो कि सेल का है, उसमें इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में प्रोवाइड है इम्प्लाइड कंडीशन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग जैसे डिजॉल्व की बात कर रहे थे, तो डिजॉल्व की बात में हम लोगों ने कहा कि ये जो डिजॉल्व हो रहा है, ये डिजॉल्व बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। दोनों के ग्राउंड्स आपको देखने हैं कि डिसोल्यूशन, उसका जो भंग होना है वो किस प्रकार से बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज हो रहा है। मींस जैसे मान लीजिए फर्म के डॉक्यूमेंट्स में लिखा नहीं हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म किसी की डेथ के बाद आगे चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि एक पार्टनर की डेथ होने के बाद पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म, मान लीजिए किसी ए बी सी किसी की डेथ हो रही है, तो उसका जो एयर है, जो उसका उत्तराधिकारी है, वो उसकी जगह पर आकर के काम करेगा, पार्टनरशिप सर्वाइव करेगी। तो जाहिर सी बात है वो पार्टनरशिप खत्म नहीं होने जा रही, डिसॉल्व होने नहीं जा रही है। या उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है कि 6 महीने बाद भंग हो जाएगी, या अगर किसी ने ऐसा कुछ काम किया तो भंग हो जाएगी। तो इसके ग्राउंड देख लीजिएगा, और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, क्यों कोर्ट के ऑर्डर पर वो हो सकता है वो समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने जैसा कहा कि कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट आप सभी ने खूब कायदे से पढ़ ही रखा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और इस वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, स्पेलिंग में अंतर है, सेल सेल, इसमें क्या अंतर है इसको भी आप कायदे से देख करके आइएगा। मैगजिम की जो मैंने बात करी, मैगजिम ये यहां पर लिख दे रहा हूं, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। इस मैगजीन को आप कहां पाते हैं वो देख लीजिएगा। साथ ही आपको पढ़ना है कैवेट इम्पटर का मतलब क्या होता है, कंडीशंस के साथ जोड़ करके पढ़िएगा। कभी कभी शॉर्ट नोट में सेल बाय डिस्क्रिप्शन वगैरह भी पूछा गया है नमूने के द्वारा विक्रय, लेकिन वो बहुत जरूरी नहीं है। जब आप इतने सवाल, इतनी चीजें, इतने टॉपिक पढ़ करके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको सवाल आपको बड़े मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और पार्टनरशिप की हम लोगों ने जैसी बात करी, उसमें आपको देखना है कि अगर पार्टनरशिप का नॉन रजिस्ट्रेशन का घाटा क्या है। जो पार्टनरशिप अगर है उसका नॉन रजिस्ट्रेशन मींस वो पंजीकृत नहीं है, तो इसके डिमेरिट्स बोल लीजिए, या बोल लीजिए कि इसके इफेक्ट क्या है, कैसे कहां पर इफेक्ट करेंगे, क्या क्या ये मुकदमा कर सकते हैं किसी के खिलाफ। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो क्या वो किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकती है कि नहीं। और हम लोगों ने कहा कि टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या दिया हुआ है, सेक्शन 4 के साथ में जोड़ करके आपको पढ़ना है। और एक चीज है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। डच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड्स शेयरिंग ऑफ लॉसेस। क्या जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, क्या लाभ में बंटवारा जो है, वो शेयरिंग ऑफ लॉसेस को भी अपने अंदर इंक्लूड करता है या नहीं करता है। इस प्रकार से आप इसको देख करके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपके लिए जरूरी हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने 9 से 17 तक कहा था कि सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 17 तक राइट्स और ड्यूटीज दी हुई हैं, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। राइट्स और ड्यूटीज जो है पार्टनर्स की क्या क्या है, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट क्या क्या है, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट क्या है। इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर दोनों आपको कायदे से देखना है। इनकमिंग का मतलब क्या है और आउटगोइंग पार्टनर का मतलब क्या है। इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर के भी वही चीज, राइट्स आपको देखने हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज है उसको देखना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली जो बात है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का जो है, उसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास कम से कम मैंने 9-10 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ से आपको 7-8-9 सवाल, मतलब 6-7 सवाल आपको आ रहे होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इसके आपका जो पेपर है, आखिरी पेपर है सेमेस्टर का, इसके बाद आप लोग चौथे वर्ष में जा रहे हैं, 4th ईयर में जा रहे हैं।
और पास आउट होने की काफ़ी करीब जा रहे हैं, तो अपनी तैयारियों पर, अपनी मेहनत पर लगातार काम और करते रहिए, साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के स्वर्णिम भविष्य के लिए। कुछ भी नया अपडेट आता है तो उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, इसी वादे के साथ। धन्यवाद।